नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आपका जो अंतिम टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित चयनित कुछ मुद्दे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि कक्षा 12 की जो दूसरी बुक है उसके लास्ट के जो तीनों टॉपिक हैं वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि 20 तारीख को आपका जो प्री बोर्ड होने वाला है उसमें ये प्रश्न आने वाले हैं। अभी तक 101 क्वेश्चन 100 के आसपास क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और आज लगभग 25-30 क्वेश्चन आज इस वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद में लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन में बड़े वाले क्वेश्चन इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा। आज की क्लास में आपके प्री बोर्ड का जो भी सिलेबस है पूरा इसी वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि एक एक नंबर के होंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान वाले, जो कि एक एक नंबर के होंगे। और 4 ही क्वेश्चन आएंगे एक एक लाइन में, जिनका उत्तर देना है एक एक नंबर के होंगे। कुल मिलाकर यहाँ से 17 नंबर आपके हो जाएंगे। फिर आएंगे एक सही 1/2, यानी कि 1.5 नंबर वाले पर्सन, वो 4 से लेकर आपके 15 क्वेश्चन तक वो ही रहेंगे। यानी कि लगभग 12 क्वेश्चन है यहाँ से आ जाएंगे। यानी 12 क्वेश्चन का लगभग यहाँ से आपका हो जाएगा 18 नंबर के आसपास। ठीक है। फिर आएंगे 3-3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, उसमें आपको अथवा में भी मिलेगा एक एक क्वेश्चन। और लास्ट में 2 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर वाले, और तो उसमें भी अथवा मिलेगा। और मानचित्र मैंने आपको दिया है, वो मानचित्र है आपका, एक ही मानचित्र मैंने करवाया अभी तक, राज्य और आपके पड़ोसी देश। तो उसी में से दिया है 4 नंबर का मानचित्र। कुल मिलाकर आपका 56 नंबर का पेपर होना है। अभी तक बोर्ड का पैटर्न है वो जारी नहीं हुआ है, मैंने पुराने पैटर्न के अनुसार ये प्री बोर्ड बनाया है, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। लगभग 150 क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से ये प्री बोर्ड बनाया और यही क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। निश्चिंत रहिए, आराम से पढ़िए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहना है, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो आज का। ठीक है। तो परिवहन तथा संचार, पहला क्वेश्चन है इसका कि भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ। रेडियो का प्रसारण से क्वेश्चन पूछा है, यानी कि टीवी का भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, रेडियो का प्रसारण है वो 1923 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा जो रेडियो का प्रसारण है वो 1923 में शुरू किया गया। टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था, तो ये है 1959 ईस्वी के अंदर। दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रांट ट्रक रोड जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक है। यानी कि ग्रांट ट्रक रोड है, देखो ये जैसे भारत है आपका, अमृतसर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता कोलकाता तक है। तो इसका 2 भाग है। पहला तो है, देखो डायरेक्ट लिखो तो अमृतसर से कोलकाता लिखो, लेकिन इसके 2 भाग हैं। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, वो कहाँ से कहाँ तक है, अमृतसर से लेकर यहाँ पर दिल्ली तक है। दूसरी कहाँ, यहाँ दिल्ली से लेकर कोलकाता तक है, जिसको NH2 के नाम से जाना जाता है। तो दोनों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सड़क जाल विश्व में कौन सा स्थान रखता है। सबको पता है कि पहले स्थान पर USA है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और यहाँ पर देखो, भारत के अंदर लगभग 56 लाख किलोमीटर लंबाई है सड़क जाल की, लेकिन USA के अंदर 6.6 करोड़ किलोमीटर जो आपकी लंबाई है कहाँ पर है, USA के अंदर। यानी 1 नंबर पर USA आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के क्या लाभ। देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज आपको पूरी योजना पढ़ लेनी है। पहली बात तो इसमें कौन कौन से नगर जुड़ते हैं, 4। चतुर्भुज का मतलब क्या है, इस प्रकार से चतुर्भुज बनेगा, 4 सड़कें। तो पहले देखो दिल्ली से स्टार्ट किया, दिल्ली से आप आओगे मुंबई, और मुंबई से जाओगे आपके चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से वापस दिल्ली। इस प्रकार से चतुर्भुज बनेगा। तो 4 महानगर हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। इनके मध्य का जो लगने वाला समय था, दूरी थी,
और परिवहन का लागत खर्चा था वो क्या हो गया, कम। ये लाभ मिला यहाँ से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। साथ में आपको याद रखने हैं, उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम यहाँ पर गुजरात से लेकर असम तक ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, दोनों गलियारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब तथा किस उद्देश्य से की गई थी। यानी कि अंतः स्थलीय जल मार्ग, एक अंतर्राष्ट्रीय हो गया या महासागरीय और दूसरा अंतःस्थलीय। तो अंतःस्थलीय का रख रखाव, विकास, जलमार्गों का अनुरक्षण और नियमन यानी कि उन पर नियम बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, जल मार्ग अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण। उसी तरीके से आपको पता है कि सड़कों के रख रखाव का कार्य किसके पास है, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के पास है ना। तो आपको यहाँ से पूछा है क्वेश्चन कि इसकी स्थापना कब और किस उद्देश्य से, तो 1986 के अंदर की गई थी अंतःस्थलीय जल प्राधिकरण की। और इस जल जो मार्ग हैं उनके विकास, अनुरक्षण और नियम बनाने के लिए ये उद्देश्य से कार्य करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वायु यातायात की दृष्टि से अग्रणी भारत के दो हवाई अड्डों के नाम बताने हैं। हवाई अड्डे बताने हैं जो कि भारत में सबसे ज़्यादा यातायात संपन्न करते हैं। पहला है मुंबई और दूसरा दिल्ली। इन दोनों को मिलाकर भारत के कुल यातायात का नहीं, कुल वायु यातायात का लगभग 52% जो यातायात संपन्न होता है वो किसके द्वारा होता है, मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों के द्वारा संपन्न होता है। कुल भारत के अंदर आपको पता है 25 क्या हैं, हवाई अड्डे हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे देखो, भारत की उपग्रह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है। तो संचार वाला क्वेश्चन है कि भारत की जो उपग्रह प्रणाली है उसको कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, INSAT, ठीक है। दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, IRS। तो इस प्रकार 2 भागों में इसको बांटा गया है, आपको ध्यान में रखना। इनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी भी आपको दोनों के बारे में अलग अलग ध्यान में होनी चाहिए। अगला है इनसेट क्या है, ठीक है। ये हो गया ना इनसेट, इसके बारे में पूछा है। तो इसी तरीके से IRS के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो इनसेट एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है, यानी कि जिसके बहुत से उद्देश्य हैं, और उपग्रह प्रणाली है जिसकी स्थापना 1983 के में की गई थी। और यह दूर संचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों के लिए और विभिन्न आंकड़ों व कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। क्या, इनसेट। ये भी आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। अब हम दूसरा अगला जो टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो पढ़ेंगे। आपके परिवहन वाले टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बताए संचार वाले से। आपको इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना है कि जो संचार से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी, भारत में कौन कौन से इसके बारे में आविष्कार हुए हैं, आर्यभट्ट का, और सारे आपको ये ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका है। भारत का व्यापारिक सबसे बड़ा देश कौन सा है, अमेरिका। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बनेंगे। आयात में भी कौन है, आयात में कौन है, चीन। और निर्यात हम सबसे ज़्यादा कहाँ पर करते हैं, तो वो अमेरिका के अंदर। व्यापारिक सबसे बड़ा कौन है, अमेरिका। आयात किसका है, चीन का, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ से तीनों क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। भारत के विदेशी व्यापार में होने वाली तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। और विनिर्माण के क्षेत्र में संवेगी यानी कि गतिशील उड़ान, और सरकार की उदार नीतियाँ, बाजार की विविधता, भारत के विदेशी व्यापार में होने वाली तीव्र वृद्धि, इन सब के कारण क्या हुआ है, विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पेट्रोलियम उत्पादों के हिस्से में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़ी भागीदारी क्यों दे रहे हैं। एक तो इनकी तीव्र मांग बढ़ रही है लगातार, पेट्रोलियम के मूल्य हैं वो भी लगातार क्या हो रही है, वृद्धि। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। भारत में निर्यात की जाने वाली 3 प्रमुख वस्तुओं के नाम लिखने हैं आपको। भारत से निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं अधिक की जाती हैं, तो विनिर्मित वस्तुएं की जाती हैं, कृषि और उससे संबंधित जो भी उत्पाद हैं वो किए जाते हैं, और पेट्रोलियम और अपशिष्ट अपरिष्कृत जो उत्पाद हैं उनका निर्यात भारत से दूसरे देशों में किया जाता है। वर्तमान में भारत के पास कितने पत्तन हैं, तो आपको पता है
कि भारत में जो बड़े या प्रमुख जो पतन हैं वो 12 हैं। आपको पता ही होगा, जैसे कि ये भारत की तटीय सीमा है, तो कांडला, मुंबई, यहाँ से जवाहरलाल नेहरू, मारमागाओ, नावा सेवा और आपके कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, इस प्रकार से जो कोलकाता तक, यहाँ पर पारादीप, विशाखापट्टनम, यहाँ पर अनेक पतन हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन उनमें 12 मुख्य हैं और 200 छोटे और मंझोले यहाँ पर पतन भारत के अंदर पाए जाते हैं। हवाई अड्डे कितने हैं? 25 हैं। भारत के अंदर हवाई अड्डे कितने हैं? 25 हैं, बड़े हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ पढ़ते हैं, हर बार जब भी पतन पढ़ते हैं वहाँ पर एक शब्द पढ़ते हैं पृष्ठीय प्रदेश, है ना। तो उसका अर्थ क्या है? पृष्ठीय प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामुद्रिक पतन के पीछे स्थित वह भाग जो समुद्री पतन के परिवहन एवं माल से मुक्त प्रवाह की सेवा प्रदान करता है। जैसा कि ये है, यहाँ पर मुंबई पतन है, तो इसके पीछे का ये जो भी विभाग है, यहाँ से जो सेवा इस पतन के माध्यम से ये प्राप्त करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? पृष्ठीय प्रदेश कहलाता है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो ये वेम्बनाद कयाल या जो वेम्बनाद झील है, उसे क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। कयाल का मतलब ही क्या है? कयाल का झील है, ठीक है, वहाँ की स्थानीय भाषा में। तो वेम्बनाद कयाल या वेम्बनाद झील आप ये इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखना। मुंबई पतन के विकास के उत्तरदायी कारक लिखिए। तो मुंबई पतन का विकास किन कारकों के माध्यम से अधिक हुआ है, वो आपको बताना है। तो पहला है कि मुंबई की समुद्र तटीय स्थिति है, वो मुंबई है वो समुद्र के तट पर स्थित है, इस कारण विकास होना स्वाभाविक है। दूसरा क्या है? मुंबई का महानगरीय स्वरूप, यानी कि मुंबई एक बड़ा महानगर है, इसलिए ज़्यादा वहाँ से क्या होगा? व्यापार होगा। तो विकास किसका हो जाएगा? पतन का। अगला है मुंबई का प्राचीनतम महत्व, यानी कि प्राचीन समय से ये क्या है? बड़ा नगर है। विशाल जनसंख्या, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इन सब के कारण क्या होगा? मुंबई पतन का विकास होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल क्यों नहीं है? तो चेन्नई पतन जो विशाल पोत हैं, विशाल जो बड़े जहाज हैं, उनके लिए अनुकूल क्यों नहीं है? क्योंकि समुद्र तट के समीप उथले भाग, कैसे? जैसे समुद्र तट तक तो जहाज आ जाएगी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसके कारण ये आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन, कि देश के विभाजन के समय 2 पतन वो भारत से अलग हो गए थे जो कि महत्वपूर्ण थे भारत के लिए। तो पहला तो है कराची, पाकिस्तान में है। चटगांव कहाँ है? पूर्वी पाकिस्तान, और वर्तमान में जिसको किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर चटगांव, दूसरा यहाँ पर आपका कराची पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो देखो, पर्यावरणीय मुद्दे, यानी कि चयनित जो कुछ मुद्दे वाला टॉपिक है लास्ट। प्रदूषण, 4 प्रकार के प्रदूषण है वहाँ पर, वायु, जल, भूमि और ध्वनि। इन चारों प्रदूषण के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी आपको चारों के बारे में कारण, कारक और इनसे होने वाले रोग, इन चारों के बारे में अलग अलग आपको ध्यान में रखने हैं। मैं उनके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? पहला है अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो यहाँ पर आप गलती से अम्लीय वर्षा का कारण जल प्रदूषण मत कर देना। क्या करना है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा। क्यों? क्योंकि वायु के अंदर जो कीटाणु मिले हुए होते हैं वो किस में मिल जाएंगे? जल में, फिर नीचे गिरेंगे। यानी कि प्रदूषण किसका था? पहले वायु का था। एशिया की विशालतम गंदी बस्ती, एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है मुंबई के अंदर, और जिसका नाम क्या है? धारावी। इनकी धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है वो किस नगर में है? मुंबई में। ध्वनि को मापने का इकाई क्या है? तो ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल, जो कि आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा ध्यान में रखना है। पर्यावरण प्रदूषण से क्या आशय है, यानी कि पर्यावरण का प्रदूषण किसे कहेंगे? तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भी पर्यावरण का वह कोई भी परिवर्तन जो पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट में योगदान देता है तथा इससे मानव तथा अन्य जीवों के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि जैसे जल प्रदूषण होगा तो जल के गुणों में कमी, वायु प्रदूषण वायु के गुणों में कमी, यानी कि पर्यावरण का प्रदूषण क्या है? पर्यावरण के गुणों में कमी, और जिससे मानव को हानि होती है। नगरीय ठोस कचरे में क्या क्या शामिल होता है? तो नगरीय ठोस कचरे के अंदर जितने भी पुरानी वस्तुएं हैं, अनुपयुक्त सामग्री होती हैं हमारे जैसे घरों के अंदर, जैसे जंग लगी पिने हैं,
टूटे कांच हैं, प्लास्टिक डिब्बे हैं, पॉलीथीन थैलियाँ, रद्दी कागज़, ये सभी किसके अंदर आते हैं? नगरीय ठोस कचरे के अंदर शामिल की जाती हैं। भू निम्नीकरण के प्रमुख कारण लिखिए। तो भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? मृदा अपरदन, लवणता, जलाक्रांतता, भूक्षारता, यानी कि भूमि निम्नीकरण के अंदर जो कारक हैं, पहला मृदा का अपरदन होना, लवणता बढ़ जाना, जल की मात्रा अधिक हो जाना और क्षारता की मात्रा बढ़ जाने से क्या हो जाता है? भूमि का निम्नीकरण। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जल प्रदूषण उद्योग कौन कौन से हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा जल का प्रदूषण किस उद्योग से होता है? उसी तरीके से वायु प्रदूषण अन्य भी पूछा जा सकता है। तो चमड़ा उद्योग, कागज़ उद्योग, लुगदी का उद्योग। क्यों? क्योंकि इनके अंदर चमड़े की, कागज़ की, इनकी धुलाई के अंदर क्या होगा? जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग। वस्त्र, रसायन, इन सब के अंदर जल का सर्वाधिक प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। अब देखो बड़े क्वेश्चन कौन कौन से आपको याद रखने हैं। एक तो इंदिरा गांधी नहर याद कर लेना अच्छे से एकदम। दूसरा आपको कृषि की समस्याएं जो 4 हैं वो अच्छे से याद कर लेनी हैं। इसके अलावा कृषि वाले टॉपिक से ही आपको 5 जो फसलें हैं, चावल, गेहूँ, ठीक है, और मूंगफली, चाय, कॉफ़ी, ये याद रखनी है। इसके अलावा आपको जो खनिज वाला टॉपिक है उसमें खनिज तो याद रखने ही हैं, लोहे एलोहे दोनों पर बड़ा क्वेश्चन। और इसके साथ में ऊर्जा भी आपको ध्यान में रखनी है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत दोनों प्रकार से बड़े क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपको जो संचार वाला टॉपिक है उसमें उपग्रह संचार से संबंधित जो भारत ने क्या विकास किए हैं वो याद रखना है। इसके अलावा अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं परिवहन वाला, तो आप बंदरगाह पर किसी भी बंदरगाह पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि पूरे बंदरगाह है उस पर 3-3 4-4 लाइनें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखने हैं। एक बरमोर क्षेत्र हो गया, ठीक है, और बरमोर क्षेत्र पर आप टिप्पणी अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अस्तित्व में क्यों है वाला क्वेश्चन पहले मैंने करवाया हुआ है, वो भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हैं आपके सभी के सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। अब अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके क्वेश्चन हैं वो पूरे मैंने करवा दिए हैं। तो सभी अच्छे से प्री बोर्ड के लिए तैयार रहें। आपका प्री बोर्ड 20 तारीख को 101% होने वाला है। मानचित्र अभी आपको वही याद रखना है जो एक मानचित्र करवाया है, यानी कि राज्य, पड़ोसी देश और केंद्र शासित प्रदेश, ये याद रखने हैं अभी। वैसे मानचित्र की क्लास जल्दी आ जाएगी, लेकिन अभी इस प्री बोर्ड के अंदर आपको इतना ही बेसिक करना है। धन्यवाद।